देखिए, भव्य स्वागत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का। 4 दिन की विदेश यात्रा के बाद प्रधानमंत्री सीधे बेंगलुरु गए। वहां पर इसरो के दफ्तर गए। वहां पर उन्होंने वैज्ञानिकों से मुलाकात की और इसरो चीफ से मुलाकात की। वैज्ञानिकों को उन्होंने सैल्यूट किया और कहा कि सैल्यूट आपके परिश्रम को, सैल्यूट आपके धैर्य को। और इसरो कमांड सेंटर में भावुक भी हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। अभी तस्वीरें आप देख रहे हैं, जेपी नड्डा साहब को आप देख रहे हैं, बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, मंच से बोलते हुए, और प्रधानमंत्री का संबोधन भी यहां से होगा। आपको बता दें कि चूंकि जब हमारा मिशन मून चांद पर पहुंचा था, चंद्रयान 3, उस वक्त प्रधानमंत्री साउथ अफ्रीका के जोहानिसबर्ग में थे, जहां से वो वर्चुअली जुड़े थे। अब उस समय भी प्रधानमंत्री ने कहा कि मैं भले ही दक्षिण अफ्रीका में हूं, लेकिन मेरा मन इस वक्त भारत में है। और ये तस्वीरें आप देख रहे हैं भव्य स्वागत की। तो अंधकार को भी याद रखना चाहिए। 2019 में जब चंद्रयान 2 सफल नहीं हो पाया था, सभी हताश थे। उस समय प्रधानमंत्री मोदी जी, आपने आगे बढ़ करके देश को हौसला दिया था, साइंटिस्ट को हौसला दिया था, वैज्ञानिकों को हौसला दिया था, और आपने कहा था कोई बात नहीं, आगे चलो, सफलता हमारी होगी, सिद्धि हमारी होगी। आज उसका नतीजा है कि 2023 में चंद्रयान 3 सफल हुआ है। इसका हम सब लोग बहुत बहुत आपको बधाई भी देते हैं। और जिस तरीके से आपने विपदा के काल में, जब अंधकार छाया हुआ था, तो जो देश को हौसला दिया, वह आज सिद्धि का कारण बना है। यह भी हम सबको समझना चाहिए। आज वैज्ञानिक क्षेत्र में और स्पेस क्षेत्र में देश ने अपने आप को स्थापित कर दिया है। दुनिया के नजरों में हमारा कद बढ़ा है। दुनिया के नजरों में भारत के साइंटिस्ट, भारत का अनुसंधान, भारत का कार्य, इसको दुनिया ने सराहा है। और इस सिद्धि का जो निर्देशन हुआ है, वो आदरणीय प्रधानमंत्री जी, आपके पल पल, हर पल, छोटी छोटी बातों का ध्यान रखते हुए निर्देशित करने का नतीजा आज हम सबको एक शांत, एक सुखद अनुभव करने का सौभाग्य दे रहा है। हम सब जानते हैं कि साउथ अफ्रीका में, जहां आपने ब्रिक्स नेशन में शिरकत की और भारत ने अपने नेतृत्व के, आपके नेतृत्व के माध्यम से ब्रिक्स में अपना स्थान तो बनाया ही है, लेकिन दुनिया को भी निर्देशित करने का काम जो किया, वह सब हम लोगों ने देखा है। आप कल ग्रीस में थे और ग्रीस में भी आपको सर्वोच्च सम्मान से नवाजा गया। मैं अपनी ओर से और तमाम देशवासियों की ओर से आपको उसके लिए हार्दिक बधाई देता हूं और आपका अभिनंदन करता हूं। मैं आपके और आदरणीय प्रधानमंत्री जी के बीच में ज्यादा देर न रहता हुआ, हमारे साथी, देश के कोने कोने से आए हुए लोग जो यहां पर अपने वेशभूषा में आए हैं, वह सब प्रधानमंत्री जी को सुनने के लिए आतुर हैं। वो काफी पहले से यहां आ गए थे। मैं आपके और प्रधानमंत्री जी के बीच में ज्यादा समय न रहता हुआ, मैं प्रधानमंत्री जी से निवेदन करूंगा कि वह हम सब का मार्गदर्शन करें, और हम विश्वास दिलाते हैं कि हम आपके बताए रास्ते पर अवश्य चलेंगे और देश को सिद्धि की ओर ले जाएंगे। बहुत बहुत आदरणीय प्रधानमंत्री, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। आज प्रातः मैं बेंगलुरु में था।
ऐसी कड़ी धूप में आप सबका यहां आना और चंद्रयान की सफलता को सेलिब्रेट करना और मुझे भी इस सेलिब्रेशन में हिस्सेदार बनने का सौभाग्य मिले, ये भी मेरा सौभाग्य है। और मैं इसके लिए आप सबका अभिनंदन करता हूं। आज जब मैं इसरो पर सुबह पहुंचा था तो चंद्रयान द्वारा जो तस्वीरें ली गई थी, उन तस्वीरों को पहली बार रिलीज करने का भी मुझे सौभाग्य मिला। शायद अब तो आपने भी टीवी पर वो तस्वीरें देखी होगी। वो खूबसूरत तस्वीरें अपने आप में एक बहुत बड़ी वैज्ञानिक सफलता की एक जीती जागती तस्वीर हमारे सामने प्रस्तुत हुई। आमतौर पर एक परंपरा है दुनिया में कि इन प्रकार के सफल अभियान के साथ उस पॉइंट का कोई न कोई नाम दिया जाए। तो बहुत सोचने के बाद मुझे लगा, और आज जहां पर चंद्रयान 3 ने लैंड किया हुआ है, उस पॉइंट को एक नाम दिया गया और नाम दिया है शिव शक्ति। और जब शिव की बात होती है तो शुभम होता है, और शक्ति की बात होती है तो मेरे देश की नारी शक्ति की बात होती है। जब शिव की बात होती है तो हिमालय याद आता है, और शक्ति की बात होती है तो कन्याकुमारी याद आता है। हिमालय से कन्याकुमारी तक की इस भावना को उस पॉइंट में प्रतिबिंबित करने के लिए इसका नाम शिव शक्ति तय किया है। इसके साथ ही 2019 में चंद्रयान 2, उस समय नाम रखने की चर्चा मेरे सामने आई थी, लेकिन मन तैयार नहीं था। भीतर ही भीतर मन ने संकल्प कर लिया था कि पॉइंट 2 को भी नाम तब मिलेगा जब हम सच्चे अर्थ में हमारी यात्रा में सफल होंगे। और चंद्रयान 3 में सफल हो गए तो आज चंद्रयान 2 का जो पॉइंट था उसका भी नामकरण किया, और उस पॉइंट का नाम रखा है तिरंगा। हर संकटों से जूझने का सामर्थ्य तिरंगा देता है। हर सपने को साकार करने की प्रेरणा तिरंगे देता है। और इसलिए 2 में विफलता मिली, 3 में सफलता मिली, तो प्रेरणा बन गई तिरंगा। और इसलिए जो पॉइंट 2 चंद्रयान 2 जो पॉइंट के रूप में अब तिरंगा के रूप में जाना जाएगा। और भी एक महत्वपूर्ण बात आज सुबह मैंने कही है। 23 अगस्त भारत की वैज्ञानिक विकास यात्रा में एक मील का पत्थर है, और इसलिए हर वर्ष भारत 23 अगस्त को नेशनल स्पेस डे के रूप में मनाएगा। साथियों, मैं पिछले दिनों ब्रिक्स समिट के लिए साउथ अफ्रीका में था।
इस बार साउथ अफ्रीका के ब्रिक्स समिट के साथ साथ पूरे अफ्रीका को भी वहां निमंत्रित किया गया था और ब्रिक्स समिट में मैंने देखा शायद ही दुनिया का कोई व्यक्ति हो जिसने चंद्रयान की बात न की हो, बधाई न दी हो, और जो बधाइयां मुझे वहां मिली है वो आते ही मैंने सब वैज्ञानिकों के सामने उनको सुपुर्द कर दी है और आप सबको भी सुपुर्द कर रहा हूं कि पूरे विश्व ने बधाइयां भेजी है। साथियों, हर कोई ये जानने का प्रयास करता था चंद्रयान की यात्रा के संबंध में, ये कालजयी उपलब्धि के संबंध में, और नया भारत, नए सपने, नए संकल्प और नई सिद्धि एक के बाद एक दुनिया के अंदर एक नया प्रभाव अपना भारत के तिरंगे का सामर्थ्य अपने सफलताओं के आधार पर, अचीवमेंट्स के आधार पर आज दुनिया अनुभव भी कर रही है, स्वीकार भी कर रही है और सम्मान भी दे रही है। साथियों, ब्रिक्स समिट के बाद मेरा ग्रीस जाना हुआ। 40 साल बीत गए, भारत के किसी प्रधानमंत्री ने ग्रीस की यात्रा नहीं की थी। मेरा सौभाग्य है कि बहुत सारे काम जो छूट जाते हैं मुझे ही करने होते हैं। ग्रीस में भी जिस प्रकार से भारत का मान सम्मान, भारत का सामर्थ्य, और ग्रीस को लगता है कि भारत और ग्रीस की दोस्ती, ग्रीस एक प्रकार से यूरोप का प्रवेश द्वार बनेगा और भारत और ग्रीस की दोस्ती भारत और यूरोपियन यूनियन के रिश्तों को मजबूती देने का एक बहुत बड़ा माध्यम बनेगा। साथियों, आने वाले दिनों में कुछ दायित्व हमारे भी हैं। वैज्ञानिकों ने हमारा काम किया है, सैटेलाइट हो, चंद्रयान की यात्रा हो, सामान्य मानवीय के जीवन में इसका बहुत बड़ा प्रभाव होता है और इसलिए इस बार मेरे देश की युवा शक्ति को विज्ञान के प्रति रुचि बढ़े, टेक्नोलॉजी के प्रति रुचि बढ़े। हमें इस बात को आगे ले जाना है। हम सिर्फ उत्साह, उमंग, नई ऊर्जा, सिर्फ इतने से अटकने वाले लोग नहीं हैं। हम एक सफलता प्राप्त करते हैं तो वहीं पर मजबूत कदम रख के नए उछाल के लिए तैयार हो जाते हैं। और इसलिए गुड गवर्नेंस के लिए, लास्ट माइल डिलीवरी के लिए, सामान्य मानवीय की जिंदगी में सुधार के लिए ये स्पेस साइंस कैसे काम आ सकता है, ये सैटेलाइट कैसे काम आ सकते हैं, ये हमारी यात्रा कैसे उपयोगी हो सकती है, उसको हमें आगे बढ़ाना है। और इसलिए मैंने सरकार के सभी विभागों को सूचित कर रहा हूं कि वे अपने अपने विभाग में जो जन सामान्य से जुड़े काम है
उन कामों में स्पेस साइंस का, स्पेस टेक्नोलॉजी का, सैटेलाइट के सामर्थ्य का डिलीवरी में कैसे उपयोग करें, क्विक रिस्पांस में कैसे उपयोग करें, ट्रांसपेरेंसी में कैसे उपयोग करें, परफेक्शन में कैसे उपयोग करें, उन सारे बातों की ओर वो अपनी समस्याओं को खोज के निकाले। और मैं देश के नौजवानों को आने वाले दिनों में हैकेथॉन ऑर्गेनाइज करना चाहता हूं। पिछले दिनों कई हैकेथॉन में देश के लाखों विद्यार्थी 30-30, 40-40 घंटे नॉन स्टॉप काम करके बढ़िया बढ़िया आइडिया दिए हैं और उसमें से एक वातावरण पैदा हुआ है। मैं आने वाले दिनों में ऐसे हैकेथॉन की बड़ी श्रृंखला चलाना चाहता हूं ताकि देश का जो यंग माइंड है, यंग टैलेंट है और जो जन सामान्य की मुसीबतें हैं, इसके सॉल्यूशन के लिए ये स्पेस साइंस, सैटेलाइट से टेक्नोलॉजी उसका उपयोग करें। उस दिशा में हम काम करेंगे। इसके साथ साथ हमें नई पीढ़ी को भी विज्ञान की तरफ आकर्षित करना है। 21वीं सदी टेक्नोलॉजी ड्रिवन है और दुनिया में वही देश आगे बढ़ने वाला है जिसकी साइंस और टेक्नोलॉजी में महारत होगी। और इसलिए समय की मांग है कि 2047 में हमारे देश को विकसित भारत बनाने के सपने को पार करने के लिए हमें साइंस और टेक्नोलॉजी की राह पर और अधिक मजबूती से आगे बढ़ना है। हमारी नई पीढ़ी को बचपन से ही साइंटिफिक टेम्पर के साथ आगे बढ़ने के लिए तैयार करना है। और इसलिए ये जो बड़ी सफलता मिली है, ये जो उमंग है, उत्साह है, उसको अब शक्ति में चैनलाइज करना है। और शक्ति में चैनलाइज करने के लिए माई गॉव पर तो विज्ञान